हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट कर दिया था और ये आज हमारा 5वां भाग है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विलेयता। विलेयता पर दाब और ताप का प्रभाव क्या क्या होता है, मिश्रणों का पृथक्करण की क्या क्या स्थितियां होती हैं। अभी बताता हूँ कि 3 स्थितियां होती हैं। उनमें से जो पहली स्थिति है वो क्या है, 2 ठोस के मिश्रण का पृथक्करण करना है। और वो कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, विलायक के उपयोग द्वारा, ऊर्ध्वपातन और चुंबक द्वारा। तो ये सारे के सारे आज टॉपिक हम लोग जो है भाग 5 में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करा है वो लाइक जरूर करें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब बच्चों, बात करते हैं हम लोग विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी की। बच्चों, जब भी हम लोग कोई मिश्रण बनाते हैं तो 2 पदार्थों को मिलाते हैं। अब उसमें से एक होता है जो कम मात्रा में था विलेय, और जो अधिक मात्रा में था विलायक था। अब उस विलायक में हम लोग एक निश्चित ताप पर, यानी कि अगर मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जल, तो जल में एक निश्चित ताप पर हम लोग कितना विलय घोल सकते हैं वो क्या होगा, विलेयता। अब मान लो उसकी अधिकतम मात्रा, ध्यान रखना कितनी अधिकतम मात्रा जो उसमें मिल जाए, किसमें, एक विलायक में, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो लेकर चले वो जल में है, कि वो कितनी अधिकतम मात्रा विलायक में मिल जाए। लेकिन क्या एक कंडीशन है कि वहाँ पर जो ताप है, टेम्परेचर है, वो निश्चित होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आगे या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर वो निश्चित ताप पर, अगर हम लोग जल की बात करते हैं कि विलायक में कितनी अधिकतम मात्रा विलय की घोल सकते हैं, वही क्या बनेगा, विलेयता। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो हम लोग चीनी और जल का मिश्रण बना रहे हैं, तो जल क्या हो गया, विलायक, और चीनी क्या हो गई, विलय। तो अब जल जो है हम लोग लेंगे वो एक निश्चित ताप पर, सपोज हमने रख दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जल में हम लोग कितनी चीनी यानी विलय को अधिक मात्रा में घोल सकते हैं, वही क्या बन जाएगा, विलेयता। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम विलेयता की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, तो जो हमारा विलायक होगा, यानी कि जैसे जल था, तो वो हमेशा हम कितना लेके चलते हैं, 100 ग्राम जल के हिसाब से, या विलायक को लेकर कितना चलेंगे, 100 ग्राम मान के चलेंगे। उसी के हिसाब से हमें सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता को निकाल के बताना है। अब दूसरी चीज क्या आती है कि पदार्थ की विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी व्यक्त करते समय ताप भी बताना होता है। अभी मैंने बोला कि वहां पर क्या होना चाहिए, एक निश्चित ताप होना चाहिए। तो जहां पर सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात आती है तो 2 कंडीशन लग गई हैं कि एक तो 100 ग्राम जल के हिसाब से हम लोग, या विलायक की जो पूरा का पूरा हम लोग द्रव्यमान लेके चलेंगे वो कितना होगा, 100 ग्राम प्रति लेके चलेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या लग गई कि वहां पर ताप भी बताना पड़ता है, और वो एक निश्चित ताप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये 2 कंडीशन लग जाती है हमारी किसमें, विलेयता में। अब बच्चों, अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूं तो पहला उदाहरण देखो, पदार्थ में कौन कौन से हैं, ये सब, और यहां पर हमारा जो विलेयता है, वो विलायक है, वो क्या है, जल। और जल कितना लिया हम लोगों ने, 100 ग्राम, पहली कंडीशन। और ताप हम लोगों ने कितना रख दिया, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पर हम लोगों ने ताप कितना व्यक्त कर दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक निश्चित ताप होगा। अब अगर मैं पहला उदाहरण लेता हूं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को जब मैं जल में मिलाऊंगा और वो कितना होगा, 100 ग्राम, और किस ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो अधिकतम कितना घुल सकता है, केवल 21 ग्राम तक ही घुल सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट को जब जल में हम लोग मिलाएंगे, वो भी कितने ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में, तो वो कितना घुल सकता है, केवल 21 ग्राम तक ही घुल पाएगा। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, और अगर शक्कर को मैं जल में मिलाता हूं 20 डिग्री ताप पर, तो वो 204 ग्राम तक अधिकतम घुल सकता है। तो ये हमारा होता है क्या, विलेयता। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि विलेयता को हम लोग जब ताप और दाब यानी प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जो विलेयता है यानी सॉल्युबिलिटी, वो 2 चीज़ों से प्रभावित होती है, एक दबाव यानी कि प्रेशर, और दूसरा ताप यानी कि टेम्परेचर। अब इसको हम लोग समझते हैं।
अगर मान लो जो हमारा विलेयता है उसमें द्रवों में ठोसों को हम लोग मिला रहे हैं, यानी कि सॉलिड्स इन लिक्विड हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब विलेयता पर ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या क्या प्रभाव होगा वो हम लोगों को समझना है। तो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं ताप की, तो अगर यहाँ पर ताप बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ताप बढ़ रहा है तो विलेयता भी बढ़ेगी, अगर ताप घट रहा है तो वो भी घटेगी। ध्यान रखिएगा, अगर सॉलिड इन लिक्विड यानी कि द्रवों में ठोसों को मिलाया जा रहा है तो हम लोग ताप की जब बात करेंगे, अगर वो बढ़ रहा है तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ताप घट रहा है तो विलेयता भी क्या होगी, घटेगी। अगर मैं बात करता हूं दाब यानी प्रेशर की, तो अगर मैं दाब को बढ़ाऊं तो यहां पर विलेयता पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर मैं दाब को घटा दूं तब भी यहां पर विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ताप की बात करेंगे बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी, और दाब पर अगर मैं चाहे बढ़ा दूं या घटा दूं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसेज एंड लिक्विड यानी द्रवों में गैसों की विलेयता पर क्या फर्क पड़ता है, ताप और दाब का। अगर हम लोग ताप की बात करते हैं, अगर मैं ताप को बढ़ा रहा हूं तो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी, यानी उल्टा हो रहा है, यहां पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घट रही है, और ताप को अगर मैं घटा देता हूं तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो यहां पर उल्टा चलेगा। लेकिन अगर दाब की बात करते हैं तो यहां पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर मैं दाब को बढ़ा दूं तो विलेयता भी बढ़ जाएगी, और अगर मैं दाब को घटा दूं तो विलेयता भी घट जाएगी। ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन है हमारे पास, द्रवों में ठोस से विलेयता पर क्या फर्क पड़ेगा, ताप और दाब का, और दूसरा द्रवों में गैसों की विलेयता पर क्या फर्क पड़ेगा, ताप और दाब का। तो जब हम लोग बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड्स की, तो ताप को बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी और घटाने पर घट जाएगी। अगर दाब की बात करेंगे तो दाब चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ताप बढ़ा रहा हूं तो घट जाएगी, अगर ताप घटा रहा हूं तो बढ़ जाएगी, यानी उल्टा चलेगा बिल्कुल। और दाब की बात करेंगे तो दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा और दाब घटाने पर घट जाएगा। तो ये हमारे प्रभाव हैं विलेयता के, किस किस के, दाब और ताप यानी कि टेम्परेचर के। तो यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं। पोटेशियम सल्फेट के 12 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस पर जल के 75 ग्राम में विलय हैं, यानी कि हमारे पास जो जल है यानी कि विलायक है वो क्या है, जल, और कितना है 75 ग्राम, और ताप कितना दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। वहां पर पोटेशियम सल्फेट कितना घुल जाता है, 12 ग्राम। अब हमें उसी ताप पर यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस पर जल में उसकी विलेयता क्या होगी वो पता करना है। अब बच्चों हम लोगों ने जब विलेयता पढ़ी थी, दो कंडीशन पढ़ी थी कि जब भी हम लोग विलेयता की बात करते हैं तो ताप होना चाहिए एक निश्चित, तो वो कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, और जब भी हम लोग विलेयता की बात करेंगे तो 100 ग्राम के अनुसार ही हम लोग उसको बताएंगे कि उसमें कितना हमारा जो विलय है वो कितना विलय हुआ है उसमें। अब यानी कि विलेयता निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जल को 75 ग्राम के ना मानकर कितना मान के चलेंगे, 100 ग्राम मान के चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमें ज्ञात करना है कि जल के 100 ग्रामों में कितना पोटेशियम सल्फेट विलय होगा। क्लियर हो गया। अब 75 ग्राम जल विलय कितना कर रहा है, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, और हमें निकालना कितना है कि पोटेशियम सल्फेट 100 ग्राम जल में कितना विलय करेगा। तो वो निकालने के लिए सीधा सीधा 12/75 इंटू 100 ग्राम, तो वो निकल के कितना आएगा 16 ग्राम। तो हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ताप कितना रहा वो भी 60 डिग्री सेल्सियस पर, जल में पोटेशियम सल्फेट कितना विलय होगा, कितनी विलयता रखेगा, 16 ग्राम की विलयता रखेगा। ठीक है, तो अगर 75 ग्राम था तो 12 ग्राम तक गया, और अगर 100 ग्राम है तो कितनी विलयता आएगी, 16 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास विलयता आएगी तो हमें दो कंडीशन रखनी है, एक ताप निश्चित रखना है, और दूसरा जब भी मान के लेके चलेंगे तो हम लोग 100 ग्राम के हिसाब से ही निकालेंगे, और वो कितना निकल के आया 16 ग्राम।
तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं मिश्रणों का प्रतिकरण। बच्चों मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो हमारी आने वाली वो इसी टॉपिक पर होंगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो मिश्रणों का प्रतिकरण या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है। तो बच्चों जब भी हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने मिश्रण कैसे तैयार करा था, बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिलाया और वो एक क्या बन गया, मिश्रण बन गया। और उन पदार्थों को ही हम लोग क्या नाम देते थे, अवयव। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। तो सपोज एक मिश्रण जब हमने बनाया तो उसमें एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ, तीसरा पदार्थ और ऐसे ही और भी पदार्थ हम लोग मिलाए और वो क्या बन के तैयार हो गया, मिश्रण हो गया। यानी अवयव 1, अवयव 2 और अवयव 3। अब जब हमारा जो मिश्रण तैयार हुआ है वो जरूरी तो नहीं है कि हमें बिल्कुल वैसा का वैसा ही इस्तेमाल करना है। जब हम लोग अपने दैनिक कार्यों में कोई मिश्रण को इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जो पूरा का पूरा मिश्रण बना है हमें वैसे ही इस्तेमाल करना हो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने पदार्थ मिलाए थे और जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ उसमें से हमें किसी एक पदार्थ की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हमें अलग करना होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मिश्रण तैयार हुआ है उसको वापस से अवयवों में बदलना, यानी कि पृथक करना। जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मिश्रण को पृथक करा जा सकता है, तो वो करेंगे कैसे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रणों का पृथक्करण। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से हमारे पास टाइप्स आएंगे कि किन किन तरीकों से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग मिश्रण को उसके अवयवों में पृथक कर दें, अलग अलग कर दें, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रणों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर देखो, विविध मिश्रणों को उनके अलग अलग अवयवों में पृथक करने को ही मिश्रणों का पृथक कहा जाता है। तो जब हम लोगों ने इनको मिलाया तो मिश्रण बना, और अब इस मिश्रण में से वापस हम लोग अवयव 1, अवयव 2 और अवयव 3 इनको अलग अलग कर रहे हैं, तो उसको ही क्या नाम दिया गया है, मिश्रणों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब बात करते हैं बच्चों, अवयवों के भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पदार्थ 1 था इसका कुछ गुणधर्म अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ये जो पदार्थ 2 है इसकी कुछ अलग होंगी, पदार्थ 3 है उसकी कुछ अलग होंगी। तो इनके भौतिक जो गुणधर्म है वो सबके अलग अलग होंगे। इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए, इन्हीं भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस मिश्रण में से इन सभी को अलग अलग कर लेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग मिश्रण में से वापस इन अवयवों में करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं वो सबके अलग अलग होंगे। तो जब सबके अलग अलग होंगे तो उन्हीं को हम लोग ध्यान में रखते हुए इनको आपस में बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग मिश्रण को उसके अवयवों में वापस से चेंज करते हैं, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, मिश्रणों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। और ये होता किसके आधार पर है, उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। तो ध्यान रखना, अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मिश्रणों के पृथक्करण कितनी स्थितियां होती हैं और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि मिश्रण के पृथक्करण की क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कि 3 स्थितियां हैं। वो कौन कौन सी हैं, 2 ठोसों का मिश्रण, यानी 2 सॉलिड को हमने मिलाकर के एक मिश्रण तैयार करा। दूसरा ठोस और द्रव्य का मिश्रण, यानी सॉलिड और लिक्विड को। और तीसरा आता है 2 द्रव्यों, यानी कि 2 लिक्विड को हम लोगों ने मिलाकर के एक मिश्रण तैयार करा। तो जब भी हम लोग मिश्रण के पृथक्करण करेंगे तो ये 3 स्थितियां होंगी, इनको हमें आगे समझना है। बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें केवल हम लोग 2 ठोसों का जो मिश्रण है उसके पृथक्करण की बात करेंगे और बाकी के जो हैं वो अगली वीडियोस में। तो जब हम बात करते हैं बच्चों 2 ठोसों के मिश्रण के पृथक्करण की, तो यहां पर भी हमारे पास 3 स्थितियां आती हैं। वो कौन कौन सी हैं, उचित विलायक के उपयोग द्वारा, यानी कि हम लोग जब इनको अलग अलग करेंगे तो वहां पर जो विलायक है उसको मिला करके हम लोग उनको अलग अलग यानी पृथक्करण कर सकते हैं। किसका, मिश्रण का। और वो कौन सा मिश्रण है, जहां पर हम लोगों ने 2 ठोसों यानी 2 सॉलिड्स को मिलाया है। दूसरे की बात करते हैं तो क्या आता है, उद्रवपातन के प्रक्रम द्वारा, यानी कि कौन से प्रोसेस के द्वारा, सब्लिमेशन के। अब सब्लिमेशन होता क्या है, यानी उद्रवपातन होता क्या है, तो जहां पर गैस वापस से अपने किस में आ जाए, डायरेक्टली ठोस में, और जो ठोस है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, गैस में, तो उसको क्या बोला जाता है, उद्रवपातन। और तीसरी कंडीशन क्या आती है कि चुंबक द्वारा हम लोग मैग्नेट इस्तेमाल करके भी 2 ठोसों के मिश्रण को अलग अलग यानी पृथक्करण कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट कंडीशन और वो इनके तीनों स्थितियों को पढ़ेंगे, और जो बाकी के हैं वो अगली वीडियोस में।
तो बच्चों मिश्रण के प्राधिकरण में जो पहली स्थिति वो थी दो ठोसों के मिश्रण का प्राधिकरण। अब उसको करने के लिए जो हमारे पास पहली कंडीशन आती है, पहली स्थिति है, वो है उचित विलायक के उपयोग द्वारा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अगर मैंने शक्कर और रेत का मिश्रण बना दिया, अब हमें इनको वापस से अलग अलग करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो शक्कर जो है जल में विलय हो सकती है और रेत जो है विलय नहीं हो सकता है। तो इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग शक्कर और रेत को अलग अलग कर पाएंगे। तो जब भी हम लोग बात करेंगे दो ठोसों के मिश्रण का प्राधिकरण करने की, तो पहली स्थिति जो है वह है उचित विलायक के उपयोग द्वारा। तो कुछ मिश्रण का एक अवयव विलायक में विलय होगा यानी उसमें सॉल्युबल होता है, और दूसरा जो अवयव होगा वो उसमें अविलय होगा यानी उसमें घुल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार शक्कर और रेत का प्राधिकरण हमें अगर करना है तो हमें उसमें कौन सा विलायक मिलाना पड़ेगा, यानी कि जल मिलाना होगा। तो शक्कर जो होगी वो जल के साथ विलय हो जाएगी, घुल जाएगी, लेकिन रेत जो होगा वो जल के साथ विलय नहीं होगा। तो यहाँ पर उदाहरण समझते हैं हम लोगों ने शक्कर और रेत का मिश्रण लिया और उस मिश्रण में हम लोगों ने जल मिला दिया। तो जैसे ही हम लोगों ने जल मिलाया तो शक्कर के जो कण थे वो जल के कणों के साथ विलय हो गए, आपस में घुल मिल गए और उन्होंने एक शक्कर विलयन, एक नया मिश्रण तैयार कर लिया। लेकिन जो रेत है वो उससे अलग हो गया। अब हमें जो पूरा का पूरा मिश्रण मिला है उसमें शक्कर भी है, जल भी है और रेत भी है। अब हमें इसको आपस में अलग अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे? वो कर सकते हैं हम लोग फिल्टर करके। जब हम लोग इस फिल्टर पत्र से इस नए मिश्रण को फिल्टर करते हैं तो रेत हमारे को ऊपर ही रह जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर, और बाकी का जो मिश्रण था चीनी और जल का वो हमें अलग मिल जाता है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे पहली कंडीशन की, यानी कि उचित विलायक के उपयोग द्वारा, तो जब भी हमें दो ठोसों में से मिश्रण को प्राधिकरण करना है तो हम लोग उसमें एक नया विलायक जोड़ देंगे और उस विलायक के द्वारा ही हम लोग उसमें प्राधिकरण कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल शक्कर और रेत का प्राधिकरण। अब बच्चों हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं। जब भी हम लोग दो ठोसों के मिश्रण को अलग अलग करना है तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सा पदार्थ किस में विलय है, हो सकता है, और कौन सा उसमें अविलय है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो नमक रेत मिश्रण, कॉपर और सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी के सभी जल में विलय हैं। अगर हम लोग इनको जल के साथ मिलाएंगे तो उसमें आराम से ये लोग घुल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं शक्कर की और नमक की, तो अगर मैं शक्कर और नमक को जल में मिला दूं, यानी इनका एक मिश्रण तैयार करूं और इनको अलग अलग करना है, तो ये तो दोनों के दोनों ही जल में विलय हो सकते हैं। तो इनको अलग कैसे करेंगे? तो इनके लिए हम लोग जो विलायक इस्तेमाल करेंगे वो होगा अल्कोहल। अगर मैं बात करता हूँ शक्कर की, तो वो अल्कोहल में विलय हो सकता है, लेकिन नमक जो है वो अल्कोहल में विलय नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल विलायक को इस्तेमाल करके इन दोनों को अलग अलग यानी प्रतिकरण कर सकते हैं। एक और आता है हमारे पास कार्बन और सल्फर। अगर हमें इनको देखना है तो ये जल में अविलय नहीं है, ये दोनों के दोनों जल में घुल नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग बात करेंगे दो ठोसों के मिश्रण के प्रतिकरण की, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ किस किस विलायक में घुल जाएंगे और कौन कौन से नहीं घुलेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग दो ठोसों के मिश्रण के प्राधिकरण की, लेकिन अब हम लोग इनको अलग अलग कैसे करेंगे? ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी कि सब्लिमेशन द्वारा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में यानी गैस में कन्वर्ट कर दें, या फिर ठंडा करने पर वाष्पों को सीधा ठोस में परिवर्तन कर दें, तो उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन बोला जाता है। अब बच्चों जो ठोस पदार्थ जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, यानी ठोस पदार्थ जिसको हम लोग सब्लिमेशन में प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन होना, यानी कि सबलाइन। और वाष्पों के शीतलन द्वारा प्राप्त ठोस पदार्थ, यानी जो गैस से ठोस पदार्थ में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेट। उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट। तो ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा भी हम लोग दो ठोस मिश्रणों का प्रतिकरण कर सकते हैं। तो बच्चों जब भी हम लोग ऊर्ध्वपातन द्वारा प्रतिकरण करेंगे तो हमें ध्यान रखना है ऊर्ध्वपातन के प्रकार को मिश्रण से उन
पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है जिनको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है वहां पर हम लोग ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नैफ्थलीन बॉल्स, ये सारे वो पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होगा। तो हम लोग इन सभी पदार्थों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, रेत, आयरन रेतन, सल्फर, चौक, ये सारे के सारे पदार्थ वो हैं जिनका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, तो हम लोग इनको ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, साधारण लवण यानी कि नमक और अमोनियम क्लोराइड को हमें ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक्करण करना है। ठीक है, किस किस को? साधारण लवण यानी कि नमक और अमोनियम क्लोराइड को हमें ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक्करण करना है। अब बच्चों जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन करता है यानी कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नमक है, साधारण लवण है, वो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन नहीं करता है। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं हमारे पास, नमक और अमोनियम क्लोराइड। अब इन दोनों को मिलाकर के मिश्रण तैयार करा, दो ठोस थे, तो दो ठोस को हम लोगों को पृथक्करण करना है, तो वो हम लोगों ने दूसरे स्थिति यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा करना है। तो ध्यान रखना, अब हमको यहाँ पर समझना है कि जो नमक है वो ऊर्ध्वपातन नहीं करता है और जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊर्ध्वपातन करता है। तो इसी को इस्तेमाल करके हमें इन दोनों को अब अलग अलग करना है। तो हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण तैयार करके रख लिया, और जैसे ही हम लोगों ने उसको गर्म करना स्टार्ट करा और उसके ऊपर ध्यान रखना हम लोगों ने एक बीकर लगा दिया, एक उल्टी कांच की कीप लगा दी है जिस पर वो कलेक्ट होगा, और ऊपर क्या लगा दिया, रुई का प्लग, ताकि वो निकल ना जाए, वाष्प ना हो जाए। तो जैसे ही हम लोग अमोनियम क्लोराइड और साधारण लवण को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो वाष्प होना स्टार्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड का वाष्प। जैसे ही वो वाष्प होगा तो वो जो हमारे पास कीप थी, उल्टे कीप थी, वहाँ पर आकर के धीरे धीरे चिपक जाएगा, और इस तरीके से हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग अलग कर लेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोगों ने दो ठोसों को यहाँ पर पृथक्करण करा, अलग अलग करा, और किसके आधार पर, ऊर्ध्वपातन के आधार पर, यानी कि उनको हम लोगों ने जब गर्म करा तो वो वाष्प हो गए, और एक जो दूसरा पदार्थ था यानी कि नमक, वो वाष्प नहीं हुआ, यानी कि वो ऊर्ध्वपातन नहीं करता है। तो एक ने करा, एक ने नहीं करा। इसी भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम लोगों ने उन दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं चुंबक द्वारा पृथक्करण, यानी अगर हमें दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करना है तो जो तीसरी स्थिति बनती है वह है चुंबक द्वारा पृथक्करण। अब दो जो पदार्थ हैं जिनको मिला करके हम लोगों ने एक नया मिश्रण बनाया है, अगर उनमें से एक लोहा है, एक आयरन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर चुंबक का इस्तेमाल करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब मिश्रण में अवयवों में से एक आयरन या लोहा होता है तो उसे चुंबक के उपयोग से हम लोग पृथक किया जा सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं उदाहरण की, तो उदाहरण अगर मैं लूँ आयरन रेतन और सल्फर पाउडर यानी सल्फर चूर्ण, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मिश्रण को हमें अलग अलग करना है, तो हम लोगों ने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें हम लोगों ने आयरन रेतन और सल्फर का मिश्रण ले लिया। अब जैसे ही मैं वो चुंबक उसके पास लेकर जाऊंगा तो जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन रेतन हैं, वो क्या होंगी, सारी की सारी धीरे धीरे करके चुंबक पर आ जाएंगी। पहली बार मैंने लेकर गया तो कुछ आई, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसी मैं आगे प्रोसेस को लेकर जाऊंगा, चुंबक को वापस उसके पास लेकर जाऊंगा, तो जितने भी आयरन हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे करके चुंबक पर चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सल्फर और आयरन रेतन में से आयरन को अलग कर दिया, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे दो पदार्थों की और उनमें से एक लोहा है, तो हम लोग चुंबक को इस्तेमाल करके उस मिश्रण का पृथक्करण कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर हम लोग बात करते हैं मिश्रण का पृथक्करण की, तो पहली स्थिति जो थी वो थी दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण करना, और उसमें हम लोगों ने तीन कंडीशन पढ़ी। पहली कौन सी थी कि हम लोग कोई भी एक यूजफुल विलायक जो होगा उसका इस्तेमाल करके पृथक्करण कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन करके, और तीसरा जो पढ़ा हम लोगों ने चुंबक द्वारा
प्रतिकरण करके। तो ये पहला जो हमारा टाइप था, पहली स्थिति जो थी दो ठोसों के मिश्रण का प्रतिकरण, वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब आगे की जो दो स्थितियां थी वो हम लोग अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, तभी आपको अगले वाली जो वीडियोस है वो समझ में आएंगी। जाने से पहले बच्चों, जिन जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इन सभी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू।